चलो पीएसयू ऑडिट जो था उसको कंप्लीट करते हैं हम, सेकेंड पार्ट में इसके आते हैं। ठीक है, इजी वे में इसको सेकेंड पार्ट खत्म करते हैं और पीएसयू ऑडिट को 5 नंबर को अपने हाथ में रखते हैं सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, हम पहले ये देख लो, द सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट, ये मैंने यहाँ डाला है, मेरे को एमसीक्यू के चांसेस है और बड़ा कर दूँ थोड़ा। ठीक है, द सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट जो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में सीएनडीजी करवाता है बाय सीएनडीजी इज इन नेचर ऑफ इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोलते हैं इसको? इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब चलो मेन आते हैं, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना कि जो सीएनडीजी टेस्ट ऑडिट और कंडक्ट, चलो सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, हम परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों करवा रहे हैं सर? कहीं ना कहीं हम परफॉर्मेंस ऑडिट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी डिफिशिएंसीज पता चले, हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं वहां पता चले, और ये पता चले नहीं हम इसको इंप्रूव करें। सिर्फ पता चलना इज नॉट अ बिग पॉइंट, इसको ठीक करना भी होता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑब्जेक्टिव आर इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और पॉलिसी, प्रोग्राम, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हमें पता है ये 3 एड्रेस इशू को ठीक करता है। क्या क्या? इफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। तो ये कहीं ना कहीं क्या आता है? इवोल्यूशन करता है, कहीं ना कहीं इसको निखारने में काम, जहां जहां आप लैग कर रहे हो ना, आप इफिशिएंट नहीं हो, इकोनॉमिक नहीं हो, इफेक्टिवनेस नहीं हो, आपकी पॉलिसी, प्रोग्राम, एक्टिविटी सबको ये ठीक करेगा। सेकंड, और ऑल्सो टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग एनालिसिस टू टीसीडब्ल्यूजी, जहां जहां आपको गलती मिल रही है टाइम टाइम क्या करो, आप टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग करो। इससे क्या होगा ना, प्रॉपर मॉनिटरिंग बना रहेगा, प्रॉपर करेक्शन, प्रॉपर कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है, टू करेक्ट, मान लो आज गलती पता चली, एफिशिएंट नहीं हो आप क्या कर रहे हो, जीआईटी फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ और फॉलो कर रहे हो, और आपका है ना बहुत सारा स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, तो आपने टीसीडब्ल्यू को तुरंत किया और करेक्ट इशू हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ हमारा। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑडिट क्या करता है? सिर्फ इशू को पता लगाना नहीं, उसको करेक्ट करना, उसको इंप्रूव करना। इट मोर फोकस ऑन दोज एरिया विच एड कैन वैल्यू टू द एप्रोप्रिएट एक्शन। सर सिंपल बताऊं, वैल्यू एडेड का काम करता है। अब इतना लिखो ना, परफॉर्मेंस ऑडिट हेल्प्स टू एनहांस द वैल्यू एडेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या इट मोर फोकस ऑन दोस एरिया व्हिच कैन ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो बेटर द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ट करेगा, जो आपका 100 रुपए लगता था उसको 90 पे लेके आएगा विद बेस्ट क्वालिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 पे लिया और क्वालिटी भी डाउनग्रेड कर दी, नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगा, साथ साथ क्वालिटी भी आपका इंप्रूव करेगा। ठीक है, ऑडिटर को कंडक्ट, एक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का था, आईसीआई के मटेरियल में था, उसको देख के जाना कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे क्या करोगे लेबर वेलफेयर के लिए, तो वहां पे टाइप्स ऑफ लॉज एंड कंप्लायंसेस पढ़ोगे। ये आप एक बार ना आईसीआई के मैट में देख के आना, वहां पे एक है ब्लैक हेड में लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे आने के। सेम ऑटोमेटेड वहां में क्वेश्चन आया था विसल ब्लोअर पॉलिसी का। ठीक है, अब बात आता है ये क्वेश्चन, सब प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, कैसे परफॉर्मेंस ऑडिट को प्लान करोगे? ठीक है, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। सर एक चीज याद रखना, आपको एक क्वेश्चन आएगा शुगर मिल इंडस्ट्री का, कि शुगर मिल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे प्लान करोगे? सर ये लिख के मत आ जाना कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, शुगर प्लांट में जाएंगे, शुगर प्लांट में मशीन क्या क्या ये देखेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, नहीं, शुगर का नाम ही आ चाहिए, बस आपको लिखेगा शुगर मिल्स इंडस्ट्री का प्लानिंग बताओ परफॉर्मेंस ऑडिट का, आपके पास ये पॉइंट आना चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या मान लो कोई भी इंडस्ट्री का बोलते जाए कि प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे करोगे, प्लानिंग कैसा होगा, तो ये सारे पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, आप अंडरस्टैंड करोगे एंटिटी को, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, 315 लगा के अंडरस्टैंड करोगे एंटिटी को, रिस्क पता लगाओगे। तो यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो अंडरस्टैंड कैसे करोगे? मीडिया कवरेज, सर टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक है, रेडियो, कहीं कहीं से बातें सुनोगे, कहीं कहीं से देखोगे कहां कहां से गलत हो रही है, मीडिया कवरेज से पता लगा के जाओगे। सब पास्ट ऑडिट, सब ऑडिट पेपर्स, ऑडिट रिकॉर्ड्स, अपना जो पास्ट ऑडिट आपने किया है ना उसके बेसिस पे देखोगे, पास्ट ऑडिट पर देखोगे क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर कंपनी का अपना पॉलिसी होता है, एचआर पॉलिसी होता है, आईटी पॉलिसी होता है, फाइनेंस पॉलिसी होता है, ठीक है, एससीएफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट पॉलिसी होता है, तो उसको पॉलिसी को अंडरस्टैंड करो। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, सर एमओए, एओए, मिनट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं कोई एक्ट बना होगा इस पे, तो कहीं ना कहीं कोई लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होगा जो पार्लियामेंट के थ्रू पास आउट हुआ होगा।
और कोई ऐसा देखो सिंपल बात है, कंपनी को कैसे समझोगे, अंडरस्टैंड कैसे करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट का। स्पेशल रिसर्च फाइल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनटीटीआर मिनट्स एमआईएस ऑडिट रिपोर्ट, तो लगभग यही है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ड्राइव किया हूँ इस बुलेटिन पॉइंट से। लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स एंड पीएससी रिपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ऑडिट कमेटी रिपोर्ट। तो ये सिंपल बात है, अंडरस्टैंड कैसे करोगे एंटिटी को। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव पता करोगे, स्कोप किस हद तक इस कंपनी की ऑडिट करनी है, शुगर मिल्स इंडस्ट्री किस हद तक ऑडिट करनी है, क्या हमें इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है, क्या हमें इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी ऑडिट करनी है, एंड नेचर हाउ ऑडिट इट कंडक्टेड एंड हाउ इट कम्स टू ऑडिट कंक्लूजन एंड इज फैसिलिटेट क्लैरिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिटरमिनेशन एट व्हाट मैटर्स ऑडिटर फ्री टू इंक्वायरी। सिंपल बात, आपका दायरा फिक्स करना पड़ेगा, कितने दायरे में आप काम कर सकते हो, आप अपने दायरे से बाहर निकल नहीं सकते हो सर। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनने का अच्छा चांसेस है, हाउ टू अंडरस्टैंड फॉर प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। तो अंडरस्टैंड करने के 5-6 पॉइंट्स है, मीडिया कवरेज, पास्ट ऑडिट, यार मीडिया कवरेज, पास्ट ऑडिट, और क्या पॉलिसी कंपनी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल रिसर्च फाइल, सबके एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऑडिट अप्रोच, कैसे ऑडिट करोगे, क्या ऑडिट अप्रोच आपका होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ राइट ऑडिट अप्रोच मे यूज फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इन इफेक्टिव मैनर। सही अप्रोच होगा, अगर आपको लास्ट के 10 ओवर में 110 रन आने हैं तो आपका अप्रोच क्या होगा, भैया छक्के चौके से मारो। लास्ट के 10 ओवर में 20 रन आने हैं, आपके पास 4 विकेट, आपका अप्रोच क्या होगा, सिंगल खेलो। तो ये अप्रोच डिसाइड करता है कि आपका ऑडिट कितनी इफेक्टिव है, कितने एफिशिएंट मैनर में काम करना है। आप कौन सा बल्ले से खेलने वाले हो कि आप जो छक्के मारोगे, कौन सा बल्ले खेलो जब आपको विकेट बचाना है। तो ऑडिट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो कितने अप्रोच है, देखो 3 चीज एनालिसिस है, 2 चीज एनालिसिस है, देखो 3 चीज है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर क्या है, सर्वे, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, केस स्टडीज। मतलब सिंपल बताऊं, पूरे ऑडिट में क्या आपको हेल्प करेगी ऑडिट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो सर्वे से आपको आइडिया होगा, सर्वे करवाओगे आप। इट इज अ मैटर ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सर्वे कराओगे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस परफॉर्मेंस के बारे में सर्वे करवाओगे। सर सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, डर लगता है भाई। सेकंड क्या है, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, ऑडिट स्टाफ शुड इन्वेस्टिगेट डाटा हेल्ड बाय द एंटिटी मैनेजमेंट। एंटिटी पास जो डाटा है ना, उसको लेके आप काम करोगे। अगर एंटिटी पास डाटा है कि हमारा टर्नओवर 200 करोड़ है, तो आप इसकी जीएसटी चेक करो, सब कुछ चेक करो। केस स्टडीज, कहीं ना कहीं हर का वेबसाइट AAAR एडवांस अथॉरिटी रूलिंग आप देखते हो, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग देखते हो, या बहुत सारे केस स्टडीज देखते हो, या बहुत सारे केस सीनियरिटीज देखते हो, उसकी हेल्प लेके। तो यहाँ पे बस यही है कि किस किस चीजों के असिस्टेंस लेके आप ऑडिट कंक्लूजन तक पहुंचोगे। तो तीनों देख लिया, सर्वे, क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, ऑडिट अप्रोच। तो ऑडिट अप्रोच आया तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड आया तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनता है, सर्वेस, एग्जिस्टिंग डाटा, केस स्टडी। अब 3 आता है एनालिसिस, रिजल्ट्स को एनालिसिस करोगे, एक्चुअल इनपुट आउटपुट, आपका इनपुट लगा 100, आउटपुट आया 50, तो इसको एनालिसिस करो, भैया क्यों इतना खराब है, इनपुट इतना ज्यादा लग रहा है, आउटपुट इतना कम क्यों हो रहा है, 100:80 क्यों नहीं हो रहा, मार्केट में तो डिमांड इतना ही है। एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, इनवर्ड रिव्यू सिस्टम प्लानिंग, अपना प्रोसीजर को एनालिसिस करोगे, अपने प्रोसीजर को डिलिब्रेशन करो, अपने प्रोसीजर को जानोगे कि अपने प्रोसीजर में और क्या बेस्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग रखोगे, अगर आज हमने इस तरीके से काम किया, कल हम उस तरीके से करेंगे, हम ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल फिगर को उठा के तोड़ना होता है, मतलब लाइक ईपीएस, रेशियो, रेवेन्यू, इट इज ऑल्सो यूज सैम्पलिंग दे रहा, आपने यहाँ पे सैम्पलिंग भी कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन लेके तोड़ना। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल्स लाइक ईपीएस, रेशियो, रेवेन्यू, इटीसी। फिर क्या करोगे, क्वेरीज बनाओगे। सब अप्रोच लगा लिया आपने, क्या किया, चेकलिस्ट बनाया और क्वेश्चंस दिया, और आपने क्वेरीज मांगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कि TCWG एंड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब अपने ऑडिट टीम से आपने हेल्प लिया, एंड ना उसके स्किल को ठीक किया, देखा कि हमारे ऑडिट टीम कैपेबल है या नहीं। तो ये सब नॉर्मल पॉइंट्स है, इजी है। मेन दिमाग लगाना आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑडिट अप्रोच तो सर्वेस, केस स्टडीज, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, कैसे अप्रोच लगाओगे। फिर क्या होगे, क्वेरीज क्वेश्चन बनाओगे, आपने ऑडिट किया होगा, क्वेरीज क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। फिर आपके टीम के स्किल को ठीक करोगे, देखो भैया हमारे टीम मेंबर्स आप लोग ऐसे करो, परफॉर्म करना है टास्क को इफेक्टिव मैनर में, प्रॉपर देखोगे टीम में प्रॉपर बंदे नॉलेजेबल है या नहीं है,
ठीक है। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स क्या होता है? आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट अप्रोच, डेटा कलेक्शन, ऑडिट टीम्स टू प्रिपेयर एन ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, इट हाईलाइट द डेटा कलेक्शन एनालिसिस मेथड एज वेल एज टाइप ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन। कुछ नहीं है फालतू का, सिंपल ये बोल रहा है कि आपने जो एविडेंस निकाला ना उसमें से बेस्ट एविडेंस निकालो अपना। जैसे मैट्रिसेस क्यों यूज करते हैं हम लोग, या मान लो एक 10 तरह के कॉम्बिनेशन लगा के है ना, आपको क्या करना है, आपको बेस्ट डेटा निकालना, आपके पास जो भी डेटा एज एविडेंस निकला ना उसको एनालिसिस करो एंड बेस्ट डेटा निकालो जो आपके ऑडिट ओपिनियन को सपोर्ट करे। तो यहाँ आपको एक कैलकुलेशन लगा के निकलता है, ठीक है। टाइम टेबल, रिसोर्स, नेचर, टाइमिंग, स्टैंड वही है। तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो था यहाँ पे गेम यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपने खुद से भी लिख सकते हो, आगे क्वेरीज बना लिए, उससे मैनेजमेंट से आंसर आएगा। अपने टीम स्किल मेंबर चेक करो, ऑडिट मैट्रिक्स बनाओ कि यहाँ पे ये याद रखना नेम ऑडिट मैट्रिक्स, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, आप ऑडिट इनटू प्रिपेयर ऑडिट मैट्रिक्स हाईलाइट डेटा, डेटा आपने जो कलेक्ट किया ना, मान लो आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। इसमें से ये 2 बेस्ट डेटा है जो ऑडिट ओपिनियन को प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे वहां से, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है इस अटेम्प्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर, बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईली इंपॉर्टेंट सर, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। देखते हैं, चलो सर देखते हैं इस पीएससी ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है सर। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट सर, नाम से लग रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल सर, ऊपर से लेके नीचे तक किसी एक यूनिट को उठा के डिटेल ऑडिट कर लो, या किसी एक सेक्टर को उठा के उसकी डिटेल ऑडिट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आर नोन एज डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सम एरियाज एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाइंग इज वीकनेस। क्यों डिटेल? क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस होगा सर, इसको कहते हैं एमआरआई। जैसे बॉडी का एमआरआई होता है ना, डिटेल एग्जामिनेशन, ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज जस्ट सेम लाइक एज एमआरआई। क्यों? कहीं ना कहीं वीकनेस तो है भाई, ठीक है, एंड उसको ठीक करने के लिए हमको एमआरआई करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट यही होता है सर। द एरियाज कवर अंडर आर वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, डिपेंड्स अपॉन साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी। द कवर एरियाज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हो सके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना चाहते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। मशीनरी का हो सकता है आप सारे अपने प्लांट एंड मशीनरी, आपके अच्छे खासे 400 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी, उसका डिटेल ऑडिट करना चाहते हो। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस चेक, प्रोडक्टिव ऑफ लेबर का अपना करवाना चाहते हो, लेबर एफिशिएंसी वीक हो रहा है, रोवंस फार्मूला, हालसे फार्मूला याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी एक यूनिट उठा के, या किसी एक सेक्टर को उठा के, या किसी एक डिसीजन को उठा के उसकी कंप्लीट ऑडिट करना चाहते हो, डिटेल एग्जामिनेशन करना चाहते हो टू आइडेंटिफाई वीकनेस। और सिर्फ वीकनेस नहीं, इस चैप्टर में यही खासियत, सिर्फ गलतियां मत ढूंढो, उसको ओवरकम करवाओ, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। सर सुनो, सबसे पहले एक स्टेप में आता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन इज साउंड इफेक्टिव और नॉट। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया क्या वो सही से बना? सबसे पहले बनता है प्रोजेक्ट, सबसे पहले होता है ढांचा तैयार, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या क्या इशू एग्जामिन, हमें एग्जामिन करने कौन कौन से इशू को, क्या हमने जो प्रोजेक्ट बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया वो साउंड इफेक्टिव और नॉट। कि मतलब सिंपल बात है, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट हमने ढांचा ही गलत बनाया, ठीक है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन ही साउंड इफेक्टिव। बस एक वे में क्वेश्चंस पूछना है हमें, क्या एंटरप्राइज के बाद एडुकेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टीम है? देखो 2 आ आएगा। क्या एंटरप्राइज के पास, को सब क्वेश्चन मार्क की तरह से, क्या एंटरप्राइज के पास, देखो ये क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है क्योंकि सेम एज लाइक क्वेश्चन ऑटोमेटिक में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बार आरटीपी एमटीपी पूछा, इस बार भी एमटीपी में, हाँ एमटीपी में आया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अभी मई 22 या नवंबर 22, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। तो देखो पहले, सबसे पहले क्या आपने प्रोजेक्ट सही, ढांचा सही बना, क्या वो एफिशिएंट स्टार्ट हो गया काम करना? क्या आपके कंपनी में, एंटरप्राइज में क्या रिपेयर मेंटेनेंस टीम है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तुरंत उसको मेंटेन, रिपेयर, ठीक करा सकते हैं? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो 2 आर आ गया, 2 RM आ गया, 2 एक RD आ गया, एक RM आ गया। सिर्फ क्वेश्चन में क्या आपने कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लगा रखे हैं? सर मतलब सर हो सके आप JIT फॉलो करते हो, जस्ट इन टाइम, या मतलब काइजन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल ही लग रहा है, कॉस्ट रिडक्शन होता है काइजन, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं मान लो हो सके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ क्या करते हो, LED बल्ब पे काम करते हो, तो क्या आपने कहीं ना कहीं भी कॉस्ट, जहां पे आपका कॉस्ट कम हो सके आपने उस पर ध्यान दिया है?
सब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आपका प्लान प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव हुआ है? मान लो आपका प्लान था 200 यूनिट, आपका एक्चुअल हुआ 200 नहीं हुआ, 180 हुआ, तो कहीं ना कहीं प्लान से आपका एक्चुअल कम हुआ। इज देयर एनी अंडर यूटिलाइजेशन? यस, अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब बता रहा हूँ एक तरह से क्वेश्चन में सब चल रहा है। क्या प्लान प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट दोनों अचीव हुआ? नहीं हुआ, तो क्या कोई अंडर यूटिलाइजेशन हो गया? ओवर हो गया तो बढ़िया है, अंडर हुआ तो ये सब देखना पड़ेगा। क्या प्रोक्योरमेंट एंड परचेज पॉलिसी एडुकेट है लाइक जीआईटी, जस्ट इन टाइम? आज ऑर्डर करते हो, आपके पास ऑन टाइम फ्लोर पे सामान आ जाता है तो डिमांड फुलफिल हो जाता है। ऐसा नहीं हो फिर अगर जीआईटी फॉलो कर रहे हो तो बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या आप जीआईटी टाइप को फॉलो कर रहे हो जहां पे तुरंत डिमांड आता है और तुरंत सप्लाई हो जाता है? अब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इकोनॉमिकल है? जो भी काम करने का ढंग है, ऐसा तो नहीं है अगर 100 एम्प्लॉय लगाए हो वहां पे और वहां पे जरूरत 10 ही एम्प्लॉय का है, जहां पे 500 रुपए यूनिट के कॉस्ट से अच्छा है कि 200 रुपए यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन में कोई काम हो सकता है और मिल रहा है मार्केट में तो ये आपका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव और इकोनॉमिक है या नहीं है? क्या लास्ट में आपने प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर लिया? जो आपका रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% तक आपने अचीव किया, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के रख दिए सर, बहुत सारे पॉइंट्स है बट ये हाईली इंपॉर्टेंट, इतना भी कर लोगे बहुत है। क्या है? सबसे पहले क्या आपने ढांचा सही किया? प्लान फ्रेम स्पीड में, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड इफेक्टिव और बोलते जाओ, ठीक है। क्या कंपनी में आरएम है, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस टीम है? क्या कंपनी में आरडी है? क्या कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है? क्या कंपनी ने कोई कॉस्ट कंट्रोल मेजर रखे हैं? क्या कंपनी ने अपना प्लान प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट अचीव किया है? नहीं किया? क्या कंपनी कोई अंडर यूटिलाइजेशन था? ओवर तो ठीक है, पर अंडर यूटिलाइजेशन हो गया क्या? क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, परचेस पॉलिसी है? क्या कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना हुआ है काम करने का ढंग कि पहले ऐसे होगा, परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर लास्ट में सेल होगा? क्या प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव हुआ है? 10% हमने सोचा था, ठीक है। तो ये सब याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदाज कुछ पढ़ो ये पढ़ के जाना। सब प्रोप्राइटरी ऑडिट, अब ये आता है चैप्टर का लास्ट पार्ट। बहुत सारे ऑडिट देख लिया हमने, फाइनेंशियल ऑडिट देख लिया, कंप्लायंस ऑडिट देख लिया, परफॉर्मेंस ऑडिट देख लिया, अब कंप्रिहेंसिव ऑडिट देख लिया। अब आता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। सर ये क्या होता है? ये प्यारे प्यारे लोग ने पैसा लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पैसा को क्या किया, अपना बिल्डिंग बनाया, जबकि पैसा यूज होना था कहाँ? पार्क बनने के लिए। तो प्रोप्राइटरी में यही देखते हैं, इट स्टैंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के लिए किया गया ये ऑडिट होता है। भैया पब्लिक पैसा दे दी तुम्हें, टैक्स का पैसा होगा, बहुत तरीके से पैसा होगा। इट डन इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल एंड पी एंड, ठीक है, नॉट पीएसएल, पाकिस्तान आईपीएल टाइप का हो गया लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये किसके लिए किया जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट? ये पब्लिक को किया जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है तो कहीं ना कहीं चेक करेंगे, आपके पीएनएल एंड फाइनेंशियल्स को स्क्रूटनाइज करेंगे कि आपने जो पैसा लगाया, यूज किया, वो प्रॉपर है नहीं, आपके फाइनेंशियल देख के आइडिया हो जाएगा। तो इट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स और एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन पब्लिक मनी, ठीक है। तो जो भी पब्लिक मनी का पैसा से आपने एक्सपेंडिचर किया है ना, फंड यूज किया है ना, उसको कैसे क्या यूज किया वो सब चेक करना, मतलब प्रोप्राइटरी। नाम है प्रोप्राइटरी ऑडिट, तो सिंपल मतलब पब्लिक के लिए ऑडिट। इन प्रोप्राइटरी ऑडिट ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। सिंपल बात है, एक्सपेंडिचर कभी रहे तो अंधाधुंध मत करना, लॉज रेगुलेशन को फॉलो कर देना, ज्ञान की बात है, ठीक है। अब देखो सर, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लो क्या आदमी ने, जिसके पास पैसा है, क्या उसने अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर कर दिया? मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एज स्कूल बट यूज आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन। मतलब यार ये कैसा एक्सपेंडिचर है? मतलब अगर आप अपने 1 अप्रैल को बिल्डिंग यूज पैसा लगा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, 1 अप्रैल 2016 बिल्डिंग बन गई, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं बिल्डिंग चालू हो गई 1 अप्रैल 2021 से, तो भैया अवॉइडेबल है ना, फिर तो 1 अप्रैल 2021 को ही पैसा लगाते हैं। तो ये दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं जो नहीं करने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग को आपने बना दिया 1 अप्रैल 2016, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं बिल्डिंग 5 साल बाद चालू होगी, यूज उसको है ना 5 साल बाद चालू होगा, स्कूल ही समझ लो। तो भाई अवॉइडेबल है ना, अवॉइड कर सकते थे तुम। 1 अप्रैल 2016 को मत बनाते, 1 अप्रैल 2021 बनाते, यहाँ कोई और पैसा कुछ और जगह यूज हो जाता। सर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे बोल लो अपना, तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर प्रोवाइडिंग फंड पड़ेंगे, एक अवॉइडेबल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्टॉलिंग ए टेलीफोन टावर बट नॉट यूज फॉर सेम पर्पस। और आपने बिल्डिंग बनाया इस पर टेलीफोन टावर खड़ा करने के लिए, और बिल्डिंग उस पर्पस के यूज ही नहीं हो रहा, उसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर एमएलए रह रहे हैं, मंत्री लोग रह रहे हैं, तो भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, गलत तरीके से बनाया हुआ है, इसका तो यूज ही नहीं हो रहा है। तो बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्टॉलिंग ए टेलीफोन टावर, बिल्डिंग बनाया इसलिए क्या था कि वो टेलीफोन टावर के यूज में आए, बट नॉट यूज फॉर सेम पर्पस, उसके लिए यूज ही नहीं हुआ।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ऊपर क्या है, वो यूज होगा बट 5 साल बाद होगा, तो अवॉइडेबल। अब प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि किस किस चीजों का ध्यान देना होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। तो प्रोप्राइटरी रिक्वायर्स द ट्रांजेक्शंस मोर पार्टिकुलरली द फंड यूटिलाइज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। मतलब अगर मेरे पास पब्लिक का पैसा है ना, तो मैं उस पब्लिक के पैसा से अपने आलिशान बंगले ना बनाने लगूं, मतलब नॉट यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। तो ये होता है, ये एमएलए, ये इन लोग के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट करवाया जाता है। जो फंड आया ना, फंड जो यूटिलाइज ना करे किसके लिए, अपने पार्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए। स्विमिंग पूल बना लिया, होटल्स बना लिया, जिम बना लिया, स्पा बना लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड नो अदर अवार्ड्स रेवेन्यू इज डिलीवर्ड टू मैनेजमेंट पर्सनल एम्प्लॉयज। तुम्हें जो भी है, देखो पैसा आया पब्लिक का, अब हो सके इस पब्लिक के पैसा को डबल तरीके से घुमाया गया। बोला गया कि आज से ये एम्प्लॉय है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको बोला गया ले भाई आज से 50 लाख रुपए तुम्हें रिवॉर्ड, 1 करोड़ रुपया तुम्हें रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं तुम पब्लिक का पैसा उसको जबरदस्ती दे रहे हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में दे रहे हो। तो वही बोला कि इस बंदे को है ना, तुम सिर्फ क्या दे सकते हो, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है, जब काम करते हैं सर, रेम्यूनरेशन क्या होता है, जब हम काम करते हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अदर बेनिफिट नहीं। रिवॉर्ड दे सकते हो, रिवॉर्ड कब होता है, जब कुछ अचीवमेंट होता है, तुमने कुछ अचीव किया तब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और रेम्यूनरेशन तुम्हें टाइम टर्म सैलरी के पे मिलेगा। उसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं देना भाई। अगर कुछ और मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुम पब्लिक का पैसा खा रहे हो। तो दो तरीके से देखना पड़ेगा, या तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम अपने अपने बेनिफिट के लिए कुछ पैसा ले रहे हो, क्या तुम्हें रिवॉर्ड और रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हो सके उसके अलावा कुछ मिले तो वो गलत है फिर। तो रिवॉर्ड रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, और कोई भी पार्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, द अथॉरिटी हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर। जो सैंक्शन करता है ना, मान लो कि ये मैं चेयर पे बैठा ही हूं समझ लो, ये आया डॉक्यूमेंट, इस पे लिखा हुआ है 500 करोड़ का सैंक्शन करना है मेरे को अपना नाम पे साइन करके, ठीक है। देखो यहाँ पे CSI मेहता भी लिखा हुआ है, वाह, ठीक है। तो सैंक्शन करना है हमको अपना एक्सपेंडिचर की। जो अथॉरिटी जो सैंक्शन करेगी ना, ये अथॉरिटी मान लो हायर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, ठीक है, डायरेक्टर है कोई, वो सैंक्शन करेगी 500 करोड़ का, एंड सैंक्शन ऑर्डर, एंड ये पैन नहीं होगा, सैंक्शनिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर इज नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसेस टू इट्स ओन एडवांटेज। अब ये 500 करोड़ का ऑर्डर ये अपने एडवांटेज ना ले पाए। यहां पे क्या था, यहां किसी पार्टिकुलर पर्सन को और किसी, जैसे ये मान लो ये किसी और को देता, फर्स्ट पॉइंट में था ये किसी और को देता। थर्ड में क्या है, ये जो सैंक्शन कर रहा है ना, ये इसके बेनिफिट के लिए ना हो, खुद के बेनिफिट के लिए। चौथा क्या है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज नॉट अकर देन ऑकेजनल डिमांड। सर डिमांडी मार्केट में पार्क बनाने का 200 करोड़ का है, और आपने एक्सपेंडिचर कर दिया 400 करोड़, तो कहीं ना कहीं ये धांधली हो रहा है 200 करोड़ का। बहुत सारा रेलवे डिपार्टमेंट देखोगे जहां पे उसका डिमांडी है 10 करोड़ का, और आपने उसमें लगा दिया 50 करोड़। अब बोल रहे हो कि मैंने इतना फैसिलिटी दिया, भैया डिमांडी 10 करोड़ का है, तुम 50 करोड़ कहां से लगा दिए, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ओकेजनल डिमांड से ज्यादा कर दिया तुमने। परफेक्ट, ओकेजनल डिमांड से क्या किया, ज्यादा किया तुमने। ये होता है याद ना, प्रोप्राइटरी में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। फंड यूटिलाइज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, रिवॉर्ड रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ओकेजनल डिमांड से ज्यादा तुम्हें यूज नहीं करना है, ओकेजनल डिमांड जितना उतना यूज करोगे। और थर्ड क्या है, सैंक्शनिंग, जितना जो सैंक्शन कर रहा है ना, वो कोई अपना बेनिफिट के लिए ना करे कुछ भी सैंक्शन अमाउंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट अंडर प्रोविजन 143। सर 143 सेक्शन में पढ़ोगे ऑडिटर वाला, वहां पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। वेदर, वहां पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको 6 मैटर में इंक्वायरी करना है, ठीक है। क्या करना है, इंक्वायरी करना है। वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एंड PSL, भाई क्यों गलत कर रहे हो भाई मेरे टीम मेंबर्स। वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एंड P&L। मान लो ये डिपार्टमेंट है, इसने अपना, मान लो इसका P&L है, यहाँ पे चार्ज कर रखा है मदन हलवाई, लड्डू गोपाल, तो कहीं ना कहीं ये सारे पर्सनल एक्सपेंडिचर अपने P&L, कंपनी के P&L में चार्ज कर रखा है। तो ये सब इंक्वायरी करना है, क्या कंपनी के P&L या डिपार्टमेंट के P&L में कोई ऐसा भी अमाउंट या एक्सपेंडिचर है जो किसी पर्सनल नेचर का है, जो कंपनी के नेचर नहीं है, डिपार्टमेंट का नेचर नहीं, वो हमें इंक्वायरी करना है। ये सारे पॉइंट्स को इंक्वायरी करना है, पूछताछ। वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब बोल रहा है कि आप बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट हो उसको छोड़ के तुम और कंपनी हो, क्या कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ शेयर डिवेंचर आर सोल्ड लेस देन कॉस्ट प्राइस। मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या किया, इसने शेयर्स बेचा, इसने क्या किया, इसने शेयर्स सेल किया, कितने में, 100 में, कॉस्ट प्राइस क्या था 120। तो भैया तुमने कॉस्ट प्राइस में कम में क्यों सेल किया, इसमें इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। अगर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो चल सकता है,
ठीक है। थर्ड क्या है, इन केस इट्स बुक्स एंड पेपर कम आउट दैट, ठीक है। अगर तुमने क्या किया, तुमने कोई भी शेयर्स कैश में बेचे हैं तो क्या तुम्हें कैश एक्चुअली रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर दिखाया या नहीं दिखाया, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है। अगर कैश, पहला पॉइंट क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, तुमने सेल किया है शेयर्स डिवेंचर वो भी कॉस्ट प्राइस से कम, अगर तुम अदर देन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो बताना है। क्या तुमने कैश में शेयर्स बेचा था, क्या तुमने कैश रिसीव किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया। वेदर लोन एडवांस मेड बाय कंपनी सोन अ डिपॉजिट सो प्रॉपर डिस्क्लोजर नीडेड, कंपनी ने क्या किया, कोई लोन एडवांस दिया, ठीक है। लोन एडवांस मेड बाय कंपनी, कंपनी ने दिया लोन एडवांसेस, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या किया, डिपॉजिट्स दिया, सो प्रॉपर डिस्क्लोजर नीडेड, तो प्रॉपर डिस्क्लोज दिया कि नहीं दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल्स में, ठीक है। डिपॉजिट दिया, लिया नहीं है, डिपॉजिट दिया, तो लिया ना मतलब लोन एडवांसेस, डिपॉजिट किसी को देना मतलब ये एसेट साइड में आएगा, तो कंपनी ने दिया है तो प्रॉपर डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, ठीक है। वेदर द टर्म्स ऑन विच लोन एडवांसेस मेड आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, मतलब तुमने लोन एडवांसेस दे दिया, उसका टाइम लिख दिया 6 ईयर्स, भैया वो 6 साल में देते रह जाएगा पैसा फिर तुम्हें, तो कुछ ऐसा तो नहीं है तुमने जो लोन एडवांस दिया वो गलत इंटरेस्ट में दिया कंपनी का, मतलब तुमने उसका ना टर्म्स मतलब क्या हो गया, तुमने उसका ईयर बढ़ा दिया, तुमने इसका इंटरेस्ट रेट मार्केट से बहुत कम कर दिया, 2% कर दिया, तो तुमने जो भी लोन एडवांस दिया ना वो कहीं ना कहीं किसी टर्म्स कंडीशन, बहुत वीक टर्म्स कंडीशन में दिया जो कहीं ना कहीं प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, कंपनी के हित में जा रहा है। और पांचवा क्या था, तुमने कोई बुक एंट्रीज पास की जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तुमने क्या किया, फेक बुक एंट्रीज मार दिया, तुमने ऐसे वेजेस एम्प्लॉय दिखा दिए ना जो कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनको 50-50 लाख के वेजेस दिखा रखे साल भर में, तो फेक बुक एंट्रीज है, ठीक है। तो ये सब मैटर में इंक्वायरी होगा, क्या क्या, रेवेन्यू पर्सनल एक्सपेंडिचर के चार्ज नहीं किए गए होंगे, इन्वेस्टमेंट आपने बेचा होगा, शेयर्स बेचा होगा लेस देन कॉस्ट प्राइस, वही बताओगे। थर्ड क्या है, तुमने अगर शेयर्स सिक्योरिटीज कैश में बेचे होंगे तो प्रॉपर्ली कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ ये बताओगे। चौथा क्या है, तुमने लोन एडवांस दिया तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। पांचवा क्या, तुमने लोन एडवांस दिया तो उसके टर्म्स कंडीशन कोई ऐसा तो नहीं थे जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी थे, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी थे। छठा, कोई ऐसी फेक बुक एंट्री तो नहीं पास की जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, ठीक है। और छठा ये कारो 2020 आप देख लेना, इसको ठीक कर लेना क्लॉजेस, मेरे को शायद क्लॉजेस में मिस लग रहा है कि शायद ऊपर नीचे कुछ हुआ है। ये कारो 2020 शायद आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना क्लॉजेस। तो कारो 2020 के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे, क्लॉज 3, क्लॉज 4, 124, 126 वाला क्लॉज 8, एक नया ये क्लॉज आया है, ठीक है, क्लॉज 8, ठीक है। ये एक बार देख लेना, एक बार जो शायद मेरे को लगता है इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि ये शायद क्लॉज 9 नहीं होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। और ये क्लॉज 10 देख लेना एक बार चलो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मैं डालूंगा शायद इंश्योरेंस या ड्यू डिलिजेंस डालूंगा, देखता हूँ जैसे होगा अपडेट कर दूंगा आपको। चलो ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, ठीक है। पीएसयू ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कराता है और सप्लीमेंट्री ऑडिट कराता है वो एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ